बलबन ने बलबन और तुर्क अमीर का भी एक पक्ष है। बलबन स्वयं अमीर वर्ग से आया था और बलबन ने इन लोगों ने सुल्तान का जो दुर्गति किया था उसका विटनेस यह भी था, है ना, कि किस तरह से सुल्तान को केवल दिखावा के पद पर बैठाकर इन लोगों ने सत्ता का अनियंत्रित दुरुपयोग किया था, है ना। बलबन जब स्वयं सुल्तान बना तो जो किया था, तो जो आप कीजिएगा वो उसका डर आपको सताएगा कि आपके साथ भी हो सकता है। तो तीन महत्वपूर्ण बातें उस जमाने में थी कि क्राउन और अमीरों के बीच 1240 से 1266 के बीच जो संघर्ष हुआ था, बलबन को डर था कि हो सकता है उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों के साथ वैसा हो जाए। तो पुराने संघर्ष जिसका वो साक्षी था, ही वॉज विटनेस। तो पहला डर ये था, और दूसरा डर ये था कि अगर वो मरा और उसके उत्तराधिकारियों के साथ भी अगर वैसा ही हुआ तो क्या होगा, और इसको रोकने के लिए क्या करें। और तीसरा, जिस तरह से रजिया के खिलाफ सीमांत प्रदेश के इक़्तिदार का इस्तेमाल किया गया, यानी सीमांत प्रदेश का इक़्तिदार या कोई भी इक़्तिदार मजबूत हो जाएगा और अगर दिल्ली का सुल्तान कमजोर हो जाएगा तो इक़्तिदार विल चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान। तो हाउ टू स्टॉप इट। चूंकि बलबन ने सब कर्म दुष्कर्म अपने जीवन में किया था, इसलिए वह चाहता था कि उसके उत्तराधिकारियों के लिए ये चीज सुरक्षित हो जाए। लेकिन कभी कभी सुरक्षा में दुर्घटना हो ही जाती है। पहला नंबर, उसने इल्तुतमिश के खानदान के सभी लोगों को निर्दयता पूर्वक ब्रूटली मार दिया। ऐसा इसलिए किया कि अगर पिछले सुल्तान के खानदान का कोई भी आदमी जिंदा रहेगा तो कोई भी बलबन का विरोधी उसे अगला सुल्तान बनाने के लिए षड्यंत्र कर सकता है और उसे लेकर विद्रोह कर सकता है कि देखिए ये इल्तुतमिश के खानदान के लोग हैं और बलबन ने सत्ता हड़प लिया, तो हो सकता है कि इल्तुतमिश के खानदान के प्रति लोगों का सिंपैथी हो जाए। तो न रहेगा बांस न बनेगी बांसुरी, है ना। तो इल्तुतमिश के खानदान का कोई मेल मेंबर बचेगा ही नहीं, तो फिर उसको सुल्तान बनाने का सवाल कहां से आएगा। इसीलिए खोज कर नौजन्मे बच्चे तक को मार दिया, है ना। कोई इल्तुतमिश के खानदान का नाम लेवा न बचा। दूसरा नंबर, तुर्क सामंतों को अपने रास्ते से हटाने के लिए, है ना, विष और कटार या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा जाता है, पॉइजन एंड आयरन पॉलिसी दोनों का इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोगों को षड्यंत्र के द्वारा मार दिया, कुछ लोगों को कुछ आरोप लगवा के मरवा दिया, और उसने टारगेट किया कि कौन सा अमीर पावरफुल है जो मेरे मरने के बाद मेरे खानदान के हितों के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे लोगों को एक एक करके मरवा दिया। तीसरा, चालीसा के जितने मेंबर थे बचे हुए, उनको गिन कर खोज कर मरवा दिया। यानी इसके जो समकालीन लोग थे, जो इसके साथ रहे थे, जो प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, पहला नंबर इससे करते कि बलबन अगर सुल्तान बन सकता है तो हम भी चालीसा के मेंबर हैं, क्यों नहीं। और अगर बच गया तो बलबन के खानदान को मारकर चाहेगा कि वह खाली सुल्तान बनेगा, हम क्यों नहीं, है ना। तो उस तरह से बलबन ने उस किसी भी पोटेंशियल चालीसा को या चालीसा के किसी सदस्य को जिंदा नहीं रहने दिया, एक एक करके मार दिया। और अपने भी जो थोड़ा मजबूत सगे संबंधी थे उनको भी मार दिया। तो रिश्तेदार भी गए, चालीसा के मेंबर भी गए और अमीर लोग भी चले गए। अब इसका
लेकिन ये जरूर था कि सभी पदों पर केवल तुर्क लोगों को ही बनाया। लेकिन जाति के नाम पर आप नॉन डिजर्विंग आदमी को ऊंचा पद देंगे तो भले वह जाति के नाम के आधार पर ऊंचा पद लिया, लेकिन अगर वह उसके योग्य नहीं है तो वह अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और बलबन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि अपने वंशीय हितों की रक्षा करने की सोच में उसने राज्य के सभी सक्षम और मजबूत तुर्क अधिकारियों का नाश कर दिया। तो भले कहने के लिए सारे ऊंचे पदों पर केवल प्योर तुर्क रहे जो कि नॉन डिजर्विंग तुर्क थे। इसीलिए जब आगे चलकर खिलजियों के साथ संघर्ष हुआ तो बलबन के खानदान को बचाने के लिए ही आदमी नहीं मिला। अगर योग्य लोगों को आप दरकिनार कीजिएगा तो वही हालत हुआ जो शुरुआत में कांग्रेस का हो गया या बाद में और भी दलों का हो जाता है ना। आगे चलकर अगर अपने बेटा बेटी को ही सारे पद देंगे तो एक समय आएगा जब लोग आपके खिलाफ चले जाएंगे, रीजनल पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, है ना। तो इस तरह से जब जरूरत योग्य लोगों की थी जो बलबन के खानदान को बचा सकते थे, उसको बलबन ने ही अपने जमाने में मार दिया। इसलिए बलबन के मरते ही जो आदमी केवल अपने वंश के हितों की सुरक्षा का चिंता करता रहा, उसका वंश 3 साल में फिनिश हो गया, है ना। और जिन लोगों को जो लोग बचा सकते थे उसका नाश इसने स्वयं कर दिया। इसलिए बलबन की यह नीति न बलबन के परिवार की सत्ता को बचा पाया और न ही तुर्कों की सत्ता को बचा पाया। तो जो एब्सोल्यूट तुर्क राज था 1266 से 1290, यह एक्सट्रीम जातिवादी शासन है जिस पीरियड में केवल और केवल तुर्क ही उन्हीं का बोलबाला था। लेकिन नॉन डिजर्विंग कमजोर लोगों को सत्ता के प्रमुख पदों पर दे देना और योग्यतम लोगों को रास्ते से हटा देना इनके लिए घातक साबित हुआ और सारा प्रिकॉशनरी मेजर 3 साल में ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गया, धराशायी हो गया। इसीलिए बलबन ने जो अपने वंशीय हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, वास्तव में इसके वंश के विनाश का कारण बन गए, है ना। इसलिए इतिहास से लोग नहीं समझते हैं तो कोई क्या कर सकता है ना। तो लेकिन बलबन ने जो भी काम किया, कंसोलिडेशन जो हुआ, तो यही कंसोलिडेशन आगे चलकर खिलजियों के नेतृत्व में एक्सपेंशन का आधार बना। अगर दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेट नहीं होता तो खिलजी एक्सपेंशनिस्ट नहीं होते। तो जाने अनजाने में जो भी किया राज्य को मजबूत किया। फिर सेना का भी इसने पुनर्गठन किया। बलबन ने ही रीऑर्गेनाइज द आर्मी। तो आर्मी में जो दीवाने अर्ज है, सैनिक अधिकारी कहा जाता है, किसी ने इस पोस्ट को बनाया, है ना। और इसका हेड होता था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। तो सेना का भी उसने पुनर्गठन किया। He reorganized the army. पुनर्गठन जरूरी था क्योंकि जिन चैलेंजेस को फेस कर रहा था बलबन, उसके लिए मजबूत सेना का जरूरी था। सेना की संख्या में वृद्धि की गई। उस समय केंद्रीय सेना को कलबे वाला कहा जाता था। केंद्रीय सेना को कलबे वाला, सेंट्रल आर्मी थी, कलबे वाला सेना से सिकदारों के पास होती थी। इसमें जो लॉयल निष्ठावान लोग थे, जो अनुभवी लोग थे, वैसे अधिकारियों को रखा गया। देयर सैलरी वाज इंक्रीज्ड। सैलरी ज्यादा बढ़ा तो राजस्व अनुदान में गांव दिए गए। ही ट्राइड टू सेटिस्फाई हिज आर्मी
ताकि आर्मी जब सेना सुखी रहेगी, संतुष्ट रहेगी, तो वह सेना बेटर परफॉर्म करेगी। अपने बेटा बूरा खान को भी परामर्श देते हुए हमेशा उसने कहा कि जिस सेना से काम लेना है उस सेना को खुश और संतुष्ट रखना जरूरी है। क्योंकि वह युद्ध ज़्यादा लड़ता नहीं था, लेकिन सेना को चुस्त दुरुस्त फुर्तीला बनाए रखने के लिए बार बार वह शिकार पर निकलता था, जिसके दौरान युद्ध का अभ्यास हो जाता था, है ना। जब युद्ध नहीं लड़ रहा है तो सेना को ऐसे रखिएगा तो सेना आइडल हो जाएगी। बलबन जब भी बाहर निकलता था तो किसी को नहीं बताता था कि एक्चुअल जाना कहाँ है। बलबन को जाना है बार बख्तियारपुर, तो यहाँ से चलेगा पहले दानापुर, ताकि लोगों को लगे कि जा रहा है पश्चिम की तरफ। दानापुर जाएगा, उसके बाद बोला कि चलो मुड़ जाओ पूरब। तो किसी को भी वह अपने अभियान के उद्देश्य और अभियान के टारगेट को कभी नहीं बताता था। इसके अलावा बलबन बहुत चीज को ध्यान रखता कि जब भी सेना मूव करती थी तो सेना को इंस्ट्रक्शन था कि वह दरिद्र लोग, गरीब लोग, असहाय लोग, रोगी लोग और वृद्धों का ध्यान रखे। यानी व्हेन द आर्मी इज मूविंग, these people should be taken care of, they should not be harmed। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बलबन के इस एटीट्यूड की प्रशंसा की, है ना। नहीं तो सेना जब दौड़ती है तो सामने घोड़े के टाप के नीचे कौन आ गया उसका कोई अता पता नहीं रहता। और ईमानदार और योग्य लोगों को सेना का प्रबंधक बनाया, है ना। इसमें जरूर बात है इमादुल मुल्क, है ना, इमादुल मुल्क। ये जो इमादुल मुल्क है इस पीरियड का बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। ये अमीर खुसरो का नाना था, है ना। अमीर खुसरो सेलिब्रेटेड पोएट, हिस्टोरियन, सूफी संत है। इल्तुतमिश के समय दास के रूप में भर्ती हुआ। इसे आरिज मुमालिक बनाया गया और अपनी इल्तुतमिश की मृत्यु तक वो रहा। बलबन ने भी उसको इसी पद पर कायम रखा, है ना। तो उस जमाने में अपने नाना के इस पद पर होने का फायदा अमीर खुसरो को भी मिला। और अमीर खुसरो सबसे अधिक राजाओं के संरक्षण में रहा है। बलबन के पास 1000 पर्सनल सैनिक हमेशा रहते थे, है ना। 1249 से ही सबसे लॉयल सैनिकों का एक समूह उसके साथ रहता था, वो कभी हटाया नहीं। वो कहता था कि व्यर्थ का अभियान करना बेकार है, इसमें लोग मरते भी हैं, बेवजह होता है। इसीलिए अपने लोगों को समझाया कि व्यर्थ का अभियान न करो और उससे मुसलमानों का जान जाएगा, उससे अच्छा उनकी हम सुरक्षा करें। कहता था कि अगर मंगोलों का डर नहीं होता, राजपूतों का डर नहीं होता, तो हम पूरे सेना लेकर पूरे हिंदुस्तान को रौंद देते। तो हम पहले मुसलमानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, फिर बाद में एक्सपेंशन को देखा जाएगा। लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा आदमी है तो भाई। इसके अलावा द्वाब में भी एकताओं का पुनर्ग्रहण किया उसने। जैसे पहले के ज़माने में एकताएँ जिन लोगों को सैनिक सेवा और अन्य सेवाओं के बदले दी गई, मान लीजिए आदमी मर गया तो उसका एकता जो है उसके परिवार के लोगों के पास है। उसने कहा कि जो विधवा लोग हैं उनको पेंशन दे दो, शेष एकताएँ राज्य ग्रहण कर ले, और छीन लिया और उसको फिर से पुनर्वितरित करेगा अपने लोगों को। यानी जो इकोनॉमिक यूटिलिटी का होगा उसी तरह से काम करे। इस तरह से बलबन ने अपने राज्य को कंसोलिडेट किया, क्राउन की प्रतिष्ठा को हाईएस्ट लेवल पर ले गया, पूर्ण जातिवादी शासन स्थापित किया। हर जगह तुर्क ही तुर्क, केवल तुर्क और केवल तुर्क नजर आए। लेकिन इस क्रम में योग्य लोगों को उसने सफाया कर दिया, योग्य अमीरों का सफाया किया, योग्य चहलगनी के अपने मित्रों का सफाया किया। इसीलिए जब 1290 में संघर्ष हुआ तो इसके लोग खिलजियों के सामने टिक नहीं पाए और 1290 में ही सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। इसके उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे।